अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है चैप्टर नंबर 1 के मुतालिक। और चल लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपकी असाइनमेंट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ जो मैंने लास्ट असाइनमेंट दी थी। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 था जस्टिफाई दैट बेरियम इज़ लार्जर देन मैग्नीशियम। तो जब भी आपने दो एटम्स को कंपेयर करना हो, न्यूट्रल एटम्स को जिनका साइज़ एक दूसरे की निस्बत आपने देखना है, तो उसमें आपने तीन चीज़ों को लाजमी तौर पर डिस्कस करना है। पहली चीज़ न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक नंबर, जो अक्सर स्टूडेंट्स ने किया कि दोनों एटम्स का एटॉमिक नंबर बताएंगे या न्यूक्लियर चार्ज बताएंगे। दूसरी बात जो आपको बतानी होगी वो होगी पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप्स में एक साथ मौजूद हैं, एक ही ग्रुप में मौजूद हैं या एक ही पीरियड में मौजूद हैं, और उसके हवाले से उनका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, जो ट्रेंड है उसका वो बताएंगे। और तीसरी बात आपको बतानी होगी नंबर ऑफ़ शेल्स दोनों में कितने कितने हैं। इन तीनों फैक्टर्स से बिल्कुल प्रोमिनेंटली वाज़े हो जाएगा कि कौन सा एटम बड़ा है और कौन सा छोटा है। सेकेंड क्वेश्चन था सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। वाई? तो इसके दो रीज़न्स हैं और ये अक्सर बच्चों ने कर लिया। बहुत अच्छा लगा मुझे कि दोनों रीज़न्स आपने सही लिखी कि मतलब कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जब हम ले लेते हैं तो उस वक्त एटम न्यूट्रल एटम कन्वर्ट हो चुका होता है कैटाइन के अंदर, मोनोपॉजिटिव कैटाइन के अंदर। तो मोनोपॉजिटिव कैटाइन का रेडियस हमेशा पेरेंट एटम की निस्बत छोटा होता है। एक रीज़न तो इसकी ये हो गई, और दूसरी रीज़न ये होगी कि जब ये छोटा हो गया तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ग्रेटर होगी, यानी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये अक्सर बच्चों को मुश्किल लगा और अक्सर ने गलत भी किया। तो इसमें अरेंज करना था आपने स्पीशीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में इनके साइज़ के हिसाब से। तो इसमें ये तो सब ने करेक्ट किया कि ऑक्सीजन सबसे छोटा है क्योंकि वो पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करता है, जबकि बाकी दोनों सोडियम और मैग्नीशियम पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करते हैं। जहाँ कन्फ्यूजन आई आपको वो ये थी कि सोडियम और मैग्नीशियम में से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो इसमें पहले आपको ये देखना है कि आयंस यानी पॉजिटिवली चार्ज आयंस बड़े होते हैं या न्यूट्रल एटम्स बड़े होते हैं। तो आपको, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं कि आयंस जब बनते हैं, कैट आयंस जब बनते हैं तो साइज़ छोटा हो जाता है, तो आपको पहले आयंस को डिस्कस करना था। आयंस के अंदर अब मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव 2 आयन चार्ज है और जबकि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज है। तो दोनों का आप एटॉमिक नंबर भी यहाँ देखेंगे कि सोडियम का 11 है जबकि मैग्नीशियम का 12 है। जब आपने दो इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम में से निकाल दिए तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स 10 रह गए, और सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स 10 रह गए। अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस है, तो जिसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम हैं उसके ऊपर उसके प्रोटॉन्स के निस्बत तो उसके अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा है, उसका साइज़ ज़्यादा छोटा हो जाएगा। यानी कि मैग्नीशियम के अंदर 12 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वाज़े हो गया कि मैग्नीशियम पॉजिटिव 2 आयन जो है वो छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू सोडियम पॉजिटिव 1 आयन। उसके बाद आ जाता है मैग्नीशियम और सोडियम। तो इसमें आपने सिर्फ इसको डिस्कस कर रहे हैं अक्सर बच्चे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और मैग्नीशियम का 12 है, इसलिए सोडियम छोटा होगा और मैग्नीशियम बड़ा। बल्कि आप जबकि ये चीज़ नहीं आप देख रहे कि दोनों एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं और अलॉन्ग द पीरियड एटॉमिक रेडियस स्मॉल होता जाता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, तो मैग्नीशियम पहले आएगा और सोडियम बाद में आएगा। ये तो थी आपकी असाइनमेंट। अब आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी के बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आयनाइजेशन एनर्जी से बहुत मिलता जुलता है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब टू ऐड वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इनटू वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस एटम टू फॉर्म अ यूनी नेगेटिव आयन। तो आयनाइजेशन एनर्जी में आपने देखा था कि वो एनर्जी रिक्वायर्ड जो कि उसको किसी भी एटम को पॉजिटिव आयन बनाने के लिए चाहिए होती है। यहाँ पर आपने नेगेटिव आयन बनाना है। किसी भी एटम को नेगेटिव आयन बनाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है या फिर रिलीज़ हो रही है, यानी कि चाहिए है या फिर उसमें से इवॉल्व हो रही है। तो दोनों सूरतों में वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ही कहलाएगी।
फ़र्क उनमें ये होगा कि जब रिलीज़ होगी एनर्जी तो वो नेगेटिव साइन के साथ लिखी जाएगी और जब एब्जॉर्ब होगी तो वो पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जाएगी। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस में आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू देखेंगे वो नेगेटिव होगी, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन जब एक एटम एक्सेप्ट करता है तो न्यूट्रल एटम होता है, तो प्रोसेस आमतौर पर एक्सोथर्मिक होता है। लेकिन जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यानी सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है तो ये स्टेप आमतौर पर एंडोथर्मिक होता है, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन जब ऐड हो रहा है तो वो न्यूट्रल एटम में ऐड नहीं हो रहा बल्कि यूनी नेगेटिव आयन में ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे रिपल्जन काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे पहले फ्लोरीन की एग्जांपल देख लें कि फ्लोरीन, ये सब एटम्स गैसियस स्टेट में होंगे। फ्लोरीन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये फ्लोराइड आयन बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू इसकी होगी -328 किलो जॉल्स पर मोल। इसी तरह ऑक्सीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू होगी -141 किलो जॉल्स पर मोल। जबकि अगर इस ऑक्सीजन -1 आयन में ही एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए तो ये ऑक्सीजन -2 आयन बन जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू जो आएगी ये इसकी सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू होगी और ये कैसी होगी, हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, +744 किलो जॉल्स पर मोल। तो अब इसके फैक्टर्स देख लेते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो इसमें 4 मेजर फैक्टर्स हैं। पहला साइज ऑफ एटम है, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज है, तीसरा शील्डिंग इफेक्ट है और चौथा है वैकेंसीज इन द आउटर मोस्ट शेल। तो साइज़ ऑफ एटम की अगर बात की जाए तो साइज़ जितना बड़ा होता जाएगा किसी भी एटम के अंदर बाहर से एक इलेक्ट्रॉन उसके लास्ट शेल के अंदर डालना उतना ही आसान होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा। जितना साइज़ छोटा होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब कि इलेक्ट्रॉन की अफिनिटी ज़्यादा होगी, बाहर के इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगी। न्यूक्लियस आसानी से बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके एटम के अंदर शामिल कर सकेगा। तो साइज ऑफ एटम इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हायर वैल्यू है, यानी कि बाहर से इलेक्ट्रॉन, हम यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना कि नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव साइन है जब ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है। वो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशंस हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के लिए। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू हायर है, इट मीन्स के एटम जो है वो रेडिली इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लो है इसका मतलब ये है कि एटम एक्सेप्ट नहीं कर रहा बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करेगा, नेगेटिव आयन नहीं बनाएगा। दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ये जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी कि न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट शेल पर और आने वाले इलेक्ट्रॉन पर बढ़ जाएगा। तीसरा फैक्टर शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स का कम होना या डिक्रीज होना ड्यू टू द इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। नए शेल दरमियान में ऐड होते जाते हैं, जैसे जैसे वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है, और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है तो न्यूक्लियस का होल्ड आखिरी शेल पे ख़त्म होता जाता है, कम होता जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम होती जाएगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। लास्ट फैक्टर जो है ये कहीं कहीं काम आएगा आपके, दैट इज़ वैकेंसीज इन द आउटर मोस्ट शेल के आखिरी शेल के अंदर। आपको पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर हों आखिरी शेल के अंदर तो स्टेबल हम कंसिडर करते हैं किसी एटम को। तो जितनी वैकेंसीज जो हैं वो कम होती जाएंगी, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है सिर्फ या 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज़ आमतौर पर हाई होती हैं, लार्ज नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो एक बात और कंसिडर करनी है आपने यहाँ पर कि एटम का साइज़ जब छोटा हो तब ये काम करता है फैक्टर। उसके बाद अब हम इसके ट्रेंड्स देख लेते हैं। अगर आप इन फैक्टर्स को जहन में रखेंगे तो अक्रॉस द पीरियड मूव करते हुए हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज़ करती है। अब यहाँ इंक्रीज़ करने की रीज़न क्या है? एटॉमिक साइज़ को देखें तो लॉन्ग द पीरियड एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है, तो डिक्रीज़ करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज़ हो रही है। छोटा साइज़ होता जाएगा, न्यूक्लियस का होल्ड आने वाले इलेक्ट्रॉन पे बढ़ता जाएगा। दूसरी रीज़न इसकी न्यूक्लियर चार्ज के अंदर इंक्रीज़ होना। बेशक ये न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन इसका बहरहाल बहुत अच्छा इफेक्ट है यहाँ पर। और तीसरी जो रीज़न है वो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ का कम होना। जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पीरियोडिक टेबल में दिखाती हूँ कि जैसे जैसे आप
मूव करते हैं अलोंग द पीरियड, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द सेकेंड पीरियड, तो यहाँ पर लिथियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, बेरिलियम में 2 हो गए, तो यहाँ पर दरअसल वैकेंसीज कितनी हैं 7 और यहाँ पे 6। जब हम आगे मूव करते हैं तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, तो वैकेंसीज 5 हैं, कार्बन में 4 वैकेंसीज हैं, नाइट्रोजन में 3 वैकेंसीज हैं, ऑक्सीजन में 2 वैकेंसीज हैं और फ्लोरीन में 1 वैकेंसी है, नियॉन में 0 वैकेंसी है। तो वैकेंसीज कहाँ कम हो गई, यहाँ पर आकर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 5th 6th 7th ग्रुप, इनके अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज़ हायर होंगी, ठीक है, रादर हेलोजेंस के अंदर सबसे ज़्यादा होती हैं। अगर मैं नोबल गैसेस को कहूँ कि नोबल गैसेस में वैकेंसी 0 हो गई, तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू क्या हो गई, और हायर हो गई। नो, देयर इज मतलब कि कोई टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ना लूज़ करने की। तो ये अलॉन्ग द पीरियड आपको ट्रेंड समझ आ गया कि अलॉन्ग द पीरियड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू इंक्रीज करती है। उसके रीजंस आपने देख ली, डिक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज। एक फैक्टर यहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं किया, वो है शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि अलॉन्ग द पीरियड कोई शेल ऐड नहीं होता, नया शेल ऐड नहीं होता, इसलिए उसका कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। अक्रॉस द ग्रुप अगर टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू डिक्रीज करेगी। उसके रीजंस क्या हैं कि साइज नीचे की तरफ टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मुस्तकिल शेल ऐड हो रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। बहरहाल न्यूक्लियर चार्ज का यहाँ पे ऑपोजिट ट्रेंड जा रहा है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो हमें कहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, लेकिन क्योंकि बाकी 2 फैक्टर्स उसको डिक्रीज कर रहे हैं तो इसलिए न्यूक्लियर चार्ज को यहाँ हम डिस्कस नहीं करते। इन दूसरी मेन रीज़न जो इसको डिक्रीज करने में हेल्प कर रही है वो है इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, जो कि शेल के ऐड होने से हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू और आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू की एप्लीकेशन, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ काम आते हैं, ये क्यों ज़रूरी हैं, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू और आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़, इन दोनों की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें हेल्प करती है कि हम प्रिडिक्ट कर सकें कि कौन से एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ईजिली लूज़ कर सकते हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी से गेन कर सकते हैं, यानी कौन से पॉजिटिव आइंस रेडिली बनाएंगे और कौन से नेगेटिव आइंस रेडिली बनाएंगे। जब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो फिर हम एक और इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, वो है टाइप ऑफ बॉन्डिंग, कि अब ये एटम्स जो रेडिली आइंस बना सकते हैं वो क्या करेंगे, वो आयनिक बॉन्डिंग करेंगे दूसरे एटम्स दूसरे आइंस के साथ, जबकि जो एटम्स रेडिली आइंस पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बना सकेंगे वो कोवलेंट बॉन्डिंग करेंगे। तो ये था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, बहुत मिलता जुलता है आयनाइजेशन एनर्जी से। और आपके बच्चों के अक्सर कमेंट्स थे कि आयनाइजेशन एनर्जी की कुछ उनको समझ नहीं आई, तो आज मैं उसको रिकॉल भी करने जा रही हूँ इसके कंपैरिजन की सूरत में कि आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इन दोनों को हम आमने सामने रख के जब बात करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। आयनाइजेशन एनर्जी भी वही एनर्जी की वैल्यू ही थी कि जो चाहिए थी एक इलेक्ट्रॉन को या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एटम से निकालने के लिए, जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हमें एनर्जी की वैल्यू हम देखते हैं कि जो चाहिए है या फिर हम रिमूव करते हैं बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इनका, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी में हमेशा पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के नतीजे में हमेशा नेगेटिव आयन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो एक और डिफरेंस इनका ये जो मैंने डेफिनेशन में बता दिया कि एनर्जी हमेशा हमेशा एब्जॉर्ब होगी, या फिर हम कहेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी वैल्यू होगी आयनाइजेशन एनर्जी की, जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब ऐड किया जाता है तो आमतौर पर ये पॉजिटिव होती है, यानी कि मतलब नेगेटिव होती है, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है, जबकि सेकेंड स्टेप में सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब ऐड किया जाता है तो ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ट्रेंड्स अगर देखें तो ट्रेंड्स दोनों के सेम हैं, लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ करती है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इंक्रीज़ करती है, और टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप्स में आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज़ करती है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी डिक्रीज़ करती है। इसका मतलब लेकिन डिफरेंट है। लेफ़्ट टू राइट जब हम कहते हैं कि
आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है या टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है, तो डिक्रीज करने का मतलब क्या है, लोअर वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी है, और हाई वैल्यू जो है आयनाइजेशन एनर्जी की जब है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल है। जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में जब लोअर वैल्यू होती है तो उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल है, और जब हाई वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को ऐड करना ईजी है। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस जगह पर जिस एटम की आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू लोअर है वहाँ पर उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू क्या होगी, वो भी लोअर होगी, लेकिन दोनों का मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है कि आयनाइजेशन एनर्जी लोअर का मतलब है वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और उसी एटम की मैं बात कर रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू भी उसकी लो है, इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना इंतहाई मुश्किल है, ठीक है। तो इसको अगर इस बात को सामने रखें तो हम, और जो ऊपर आपने ट्रेंड पढ़ा है कि अलोंग द पीरियड जो है लेफ़्ट टू राइट वो इंक्रीज करती है आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू और टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है इन दोनों की वैल्यूज़। तो मेटल्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे हैं, तो मेटल्स के अंदर आमतौर पर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ लोअर हैं, यानी कि वो रेडली पॉजिटिव आइंस बनाते हैं, और नॉन मेटल्स जो राइट साइड पर हैं उनके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ हायर हैं, इसका मतलब वो पॉजिटिव आइंस रेडली नहीं बना सकते। जबकि अगर नॉन मेटल्स को देखा जाए तो उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज़ भी हायर हैं, जिस तरह आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ हायर हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज़ नॉन मेटल्स की हायर होने का मतलब है दे विल रेडली फॉर्म नेगेटिव आइंस, जबकि मेटल्स नेगेटिव आइंस रेडली नहीं बनाएंगे क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू लोअर है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।